धर्मपुर नामक गांव में हीरालाल नाम का एक कुम्हार रहा करता था। हीरालाल गांव के बीच के जंगलों से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाया करता था। हीरालाल बड़ा ही मेहनती कुम्हार था। वो रोज ही बर्तन बनाने का काम किया करता और जब थक जाता तो उसे जंगल के किनारे लगे हुए आम के पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करता और आम के सीजन पर भूख लगने पर इस पेड़ के आम तोड़कर खा लिया करता। आज भी हीरालाल अब मिट्टी खोदते हुए तब उसी आम के पेड़ के नीचे बैठा और बोला, अरे बाप रे बाप, बड़ी ही तेज धूप है। वो तो भगवान का शुक्र है कि इतना बड़ा आम का पेड़ मेरे इस जंगल के किनारे है, जिसके नीचे मैं बैठकर आराम कर सकता हूँ। इसलिए ठंडी जगह मुझे बड़ा ही सुकून देती है। चलो अब थोड़ी देर यहाँ पर लेट जाता हूँ। हीरालाल थोड़ी देर आम के पेड़ के नीचे लेटा था। उसके बाद उठा और अपने आप से ही बोला, भाई अब तो भूख लग रही है। देखता हूँ विनीता ने मेरे लिए खाने में क्या रखा है, वरना इस भूख से तो मेरी जान ही चली जाएगी। हीरालाल ने डब्बा खोला तो खाने में आलू की भुजिया और पराठे रखे हुए थे। ये देखकर हीरालाल बोला, अरे फिर वही आलू की भुजिया और पराठे। ये विनीता भी ना रोज रोज आलू की भुजिया और पराठे ही रख देती है खाने में, जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आज भी मैं इस पेड़ के मीठे मीठे आम तोड़ लेता हूँ और खाने के साथ आम खा लेता हूँ। ऐसा कहकर हीरालाल ने उस पेड़ से आम तोड़े और मजे लेकर खाने लगा। फिर मन ही मन सोचने लगा, कितने रसीले आम हैं इस पेड़ के। आहा, खाकर मजा ही आ गया। कुछ भी बोलो, गर्मियों में आम खाने का स्वाद कुछ अलग ही होता है। रोज की तरह इस पेड़ के कुछ आम लेकर हीरालाल घर आया और अपनी पत्नी विनीता को देता हुआ बोला, ये ले विनीता, मैं तेरे लिए कुछ आम लेकर आया हूँ, उसी पेड़ से जिसके बारे में मैं तुम्हें रोज बताता हूँ। बड़े ही अच्छे आम फले हैं उसमें, बड़े ही मीठे, पूरे सीजन बढ़िया आम खाने को मिलते हैं। हाँ जी, कल आप जो आम लेकर आए थे ना, मैंने अपनी सहेली रंभा को खिलाए थे। वो मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ के आम हैं, क्योंकि वो आम बहुत ही स्वादिष्ट थे, देखने में भी और चखने में तो लाजवाब थे। अरे अरे पगली, तूने कहीं उसे बता तो नहीं दिया? अगर तू सभी लोगों को बताएगी तो वो सभी लोग उस आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर खा जाएंगे, फिर मुझे तो आम मिलेंगे ही नहीं। इसलिए सब लोगों को उस पेड़ के आम के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हमारे लिए तो आम बचेंगे ही नहीं। अरे नहीं नहीं जी, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया कि आप आम कहाँ से लेकर आए हैं, और पेड़ के बारे में तो मैंने उससे जिक्र तक नहीं किया है। आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत अच्छी बात है विनीता, मुझे पता था कि तुम बहुत समझदार हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी समझदारी दिखाओगी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर खाना खाया और आराम करने लगे। अगले दिन विनीता ने एक आम बचा के रंभा को दे दिया। रंभा ने वो आम खाया और विनीता से बोली, विनीता, इससे पहले भी तूने मुझे ये आम खिलाया था। ये आम तो सचमुच बड़े ही स्वादिष्ट है। तू बताती क्यों नहीं है कि तेरा पति इतने सारे स्वादिष्ट आम कहाँ से लेकर आ रहा है? आम तो मेरे पति भी लाते हैं, लेकिन वो तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते हैं। कभी कभी तो इतने खट्टे निकलते हैं कि जी खराब सा हो जाता है। सच बताऊं रंभा बहन, तो इन्होंने मुझे बताने के लिए साफ मना किया है कि मैं किसी को भी ना बताऊं कि वो ये आम कहाँ से लेकर आ रहे हैं। लेकिन तू तो मेरी सहेली है, तो मैं तुझे बता देती हूँ। पर तू ये बात किसी को भी मत बताना कि मैंने तुझे ये बात बताई है। हाँ हाँ विनीता, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन तू मुझे बता तो सही कि आखिर इतने स्वादिष्ट आम आते कहाँ से हैं? मुझे भी तो पता चले कि इन आम के पीछे राज क्या है। अरे मेरे पति जिस जंगल से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेकर आते हैं ना, वही किनारे पर एक आम का पेड़ लगा है। बस ये मीठे मीठे आम मेरे पति वहीं से लाए हैं मेरे लिए, और तू तो मेरी सहेली है, तो मैं तुझे भी ये आम दे देती हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है विनीता। अच्छा मैं घर चलती हूँ, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तेरा राज किसी को भी नहीं बताऊंगी।
तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। रंभा अपने घर पहुंची और अपने पति वीरू को बोली, अजी सुनते हो, कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। हाँ हाँ भाग्यवान, बिल्कुल सुनता हूँ। इतने सालों से सुन ही तो रहा हूँ, बहरा थोड़ी हूँ। और जब तक बुढ़ापे में बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी ही तो सुनता रहूंगा। अजी आप तो बस ऐसे ही मस्खरापन करते रहो, काम की बात तो कभी आपके दिमाग में घुसती ही नहीं है। जब देखो आप खेलियां करते रहते हो। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया रंभा, मुझे बताओ। काम की बात तो मैं वैसे भी सुन ही लेता हूँ, बाकी तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता हूँ। अजी विनीता का पति हरिलाल है ना, वो पास ही के जंगल के किनारे लगे आम के पेड़ पर आम तोड़कर लाता है। उसके लाए हुए आम तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। उसका पति तो आम रोज लाता है। आप भी कल सुबह तड़के ही चले जाना और कुछ आम तोड़कर ले आना। और हाँ, विनीता को पता न चले इस बात का, उसने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था। अगर आप ज्यादा आम तोड़कर ले आए तो हम आम ही बेचकर अपना गुजारा चला लेंगे। अरे रंभा, बस इतनी सी बात। ठीक है, कल जाकर मैं तड़के ही आम तोड़कर ले आऊंगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, विनीता की तरह तुम भी ये बात अपनी सहेली को मत बताने लग जाना। आपने मुझे उसकी तरह पागल समझा है क्या, जो मैं सारी बातें इधर की उधर बताने लग जाऊंगी। मैं भले ही औरत हूँ, लेकिन मेरे पेट में बातें अच्छी तरह से पच जाती है, इधर की उधर नहीं होती है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए और आप भी ये बात किसी को मत बताना। उसके बाद अगले दिन वीरू तड़के ही उठा और आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर ले आया और रंभा को दे दिया। रंभा ने खुशी खुशी आम खा लिया। रंभा आम खा रही थी कि तभी विनीता किसी काम से रंभा के घर पहुंची और बोली, अरे रंभा, ये आम तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। तूने कहाँ से मंगवाए हैं, मुझे भी तो बता दे। मेरी बहन ने शहर से भेजी है। खैर ये छोड़, तू अपना काम बता ना, क्या हुआ। मैं कह रही थी कि मेरे घर में शक्कर खत्म हो गई है, थोड़ी सी दे देना। बस इतनी सी बात। कोई बात नहीं, मैं अभी तेरे लिए शक्कर लेकर आती हूँ, तू यहीं पर रुककर मेरा इंतजार कर। रंभा ने विनीता को शक्कर दी और विनीता उसे लेकर चली गई। रोज की तरह आज भी हीरालाल जंगल में मिट्टी खोद रहा था। फिर वो थक गया और आम के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने देखा कि आम के पेड़ से आम बहुत कम हो गए थे। हीरालाल सोचने लगा, अरे कल तक तो इस पेड़ में बहुत सारे आम थे, आज आम इतने कम कैसे हो गए। आखिर इस पेड़ के आम जा कहाँ रहे हैं। कहीं मेरे सिवा कोई और तो नहीं खा रहा। नहीं, इस पेड़ के बारे में किसी को नहीं पता। शायद मेरी गलत फहमी होगी। और ऐसा कहकर हीरालाल ने कुछ आम तोड़कर खा लिए और फिर आराम करने लगा। अगले दिन भी हीरालाल जब मिट्टी खोद रहा था तो थक गया। फिर उसने आम के पेड़ के पास जाकर आराम किया और जैसे ही आम तोड़ने के लिए उठा तो उसने देखा कि आम और कम हो गए हैं। ये देखकर हीरालाल अपने आप से बोला, अरे पेड़ के आम तो लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन मेरे सिवा तो इस पेड़ से कोई आम तोड़ता नहीं। आखिर ये आम कैसे कम हो रहे हैं, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। अब हीरालाल अगले दिन जल्दी आकर उस पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा। हीरालाल ने देखा कि एक बड़ा सा पक्षी उस पेड़ के ऊपर आकर बैठा और वो आम खाने लगा। हीरालाल अब पक्षी को देखकर सोचने लगा, बाप रे बाप, ये पक्षी कितना बड़ा है और कितने सारे आम खा रहा है। ऐसे में तो सारे आम खत्म हो जाएंगे और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। तभी अचानक से कुछ आम गिर गए। वो पक्षी उन आमों को उठाने नीचे आया और उसने वो आम अपने पैरों में उठा लिए और उड़ने लगा। तभी हीरालाल ने उछलकर उसकी पूंछ पकड़ ली। पक्षी उठने लगा और बोला, अरे कौन है, मेरी पूंछ पर क्यों लटका है, छोड़ मेरी पूंछ। अरे मुझे दर्द हो रहा है, मेरी पूंछ छोड़ दे कमबख्त, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मैं तेरी पूंछ नहीं छोड़ूंगा। तू इंसानों की तरह बात करके सोचता है कि मैं डर जाऊंगा। तू मेरे पेड़ से आम क्यों खा रहा है और
लेकर भी जा रहा है। मैं तेरी पूंछ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, अगर तू मेरी पूंछ नहीं छोड़ेगा तो मेरे साथ साथ बहुत दूर तक निकल जाएगा। फिर मत कहना जाना था जापान और पहुंच गए चीन। मुझे डरा रहा है? मैं नहीं डरता। आज तो मैं तेरी पूंछ छोड़ूंगा ही नहीं। ले चल मुझे जहाँ लेकर चलना है। मैं डरता नहीं। पंछी उड़ता उड़ता बहुत दूर निकल गया, लेकिन हीरालाल ने उसकी पूंछ नहीं छोड़ी। पंछी उड़ता उड़ता स्वर्ग के द्वार पहुंच गया। हीरालाल स्वर्ग के द्वार को देखकर बोला, अरे ये क्या? ये तो स्वर्ग का द्वार लग रहा है। लगता है ये पंछी स्वर्ग का पक्षी है। चलो, अच्छा है इसी बहाने मैं स्वर्ग की सैर तो कर लूंगा, वो भी बिना मरे। किस्मत हो तो हीरालाल जैसी। अब पंछी स्वर्ग लोक पहुंच गया और वहाँ पर बैठ गया। तब हीरालाल ने उसकी पूंछ छोड़ी और बोला, अच्छा तो तुम स्वर्ग लोक के पंछी हो, और अगर तुम स्वर्ग लोक की पंछी हो तो धरती के आम चुरा कर क्यों खाते हो? तुम्हें तो यहाँ वैसे भी बहुत सारे रसीले आम मिल जाने चाहिए। अरे रे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं वो आम खा लूंगा तो तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। उस पेड़ के आम तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं स्वर्ग के आम खा खा कर पक चुका था, इसलिए मैं उस पेड़ से आम खाने धरती की ओर आ जाता हूँ अक्सर। अब अगर स्वर्ग के लोग धरती पर जाकर आम खाएंगे तो धरती वाले कहाँ के आम खाएंगे? उनके लिए तो आम बचेंगे ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो भाई, मैं तुम्हें स्वर्ग के आम खिलाता हूँ। एक बार जब यहाँ तक आ ही गए हो तो यहाँ के आम भी खाकर देख ही लो। ऐसा कहकर पंछी उसे स्वर्ग के आम के पेड़ के पास ले गया। हीरालाल ने देखा कि वो आम का पेड़ बहुत बड़ा था और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आम फले हुए थे। हीरालाल ये देखकर बोला, अरे बाप रे बाप, स्वर्ग के आम का पेड़ तो कितना बड़ा है और उसके आम भी कितने बड़े बड़े हैं। जरूरी है धरती लोक के आम की तरह मीठे ही होंगे। फिर हीरालाल ने उस आम के पेड़ से एक आम तोड़ लिया और उसे बैठ कर खा लिया। एक आम में हीरालाल का पेट भर गया। फिर हीरालाल ने थोड़ी देर स्वर्ग की सैर की और उस पंछी से बोला, भाई तुम्हारे स्वर्ग के आम के पेड़ के आम तो मुझे बहुत पसंद आए। ऐसा करो कि तुम धरती के उस पेड़ के आम खाते रहो और कभी कभी मुझे स्वर्ग के आम खिला दिया करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम स्वर्ग लोक आने वाले पहले इंसान हो, वो भी जिंदा, इसलिए तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। इसके बाद उस पंछी ने हीरालाल को उसके घर के पास लाकर वापस छोड़ दिया। अब हीरालाल जैसे ही अपने घर पहुंचा तो हीरालाल की पत्नी उससे बोली, अजी आज आपने घर आने में बड़ी देर लगा दी। कहाँ दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने के लिए रुक गए थे जो इतनी देर से आए हो? अरे विनीता, आज मुझे काम कुछ ज्यादा ही था, इसलिए मैं मिट्टी की ज्यादा खुदाई कर रहा था, इसलिए घर आने में थोड़ी ज्यादा देर हो गई। झूठ मत बोलिए, अगर आप ज्यादा मिट्टी खोद रहे थे तो मिट्टी लेकर क्यों नहीं आए? सच सच बताइए कि आप कहाँ थे, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, बता देती हूँ। हाँ। हीरालाल ने बहुत टालने की कोशिश की परंतु उसकी पत्नी नहीं मानी। तब अंत में थक हार कर हीरालाल ने सारी कहानी विनीता को सुना दी और साथ ही ये भी बताया, विनीता स्वर्ग के आम बहुत बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े, पर हाँ तू एक बात ध्यान रखना, ये सारी बातें भूल से भी किसी को मत बताना, वरना पिछली बार की तरह वही होगा, इसलिए इस बार थोड़ी सावधान रहो। नहीं जी, नहीं बताऊंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। अब जब वो पक्षी आएगा तो तुम उसकी पूंछ पकड़कर लटक जाना और मैं तुम्हारे पैर पकड़कर लटक जाऊंगी, और उसके बाद में वो पक्षी स्वर्ग में जाएगा तो मैं भी स्वर्ग के बड़े बड़े आम खा लूंगी। मैं भी तो स्वर्ग देखना चाहती हूँ कि कैसा दिखता है। ठीक है विनीता, कल शाम को जब वो पंछी आएगा तो मैं उसकी पूंछ में लटक जाऊंगा और तू मेरा पैर पकड़ लेना, लेकिन भगवान के लिए
ये बात किसी को मत बताना। अजी नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आपकी बात तो मैं अपने सीने में राज बना कर रखती हूँ। बेकार की चिंता मत कीजिए। हे भगवान, बस इस बार मेरी बेवकूफ पत्नी के पेट में ये बात पच जाए तो मेरा थोड़ा भला हो जाए, बाकी तो जैसी भाग्यवान की इच्छा। हीरालाल ऐसा कहकर सो जाता है। विनीता रात को ही अपनी सहेली रंभा से मिलने जाती है और बातों बातों में ही उससे कहती है, देख रंभा, मैं तुझे आज एक बहुत खास बात बताने जा रही हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो बात पच ही नहीं पा रही थी। लेकिन सुन, तू ये बात किसी को भी मत बताना, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा बड़े राज की है। और ऐसा कहकर विनीता रंभा को सारी बातें बता देती हैं। रंभा अपने पति के पास आती है और कहती है, देखो जी, मैं तुम्हें एक बहुत खास बात बताने जा रही हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को भी मत बताना। ये बात बहुत बड़े राज की है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो बहुत दिक्कत परेशानी हो जाएगी। रंभा का पति अपने दोस्त सुशील के यहाँ पहुँचता है और उससे कहता है, देख सुनील, मैं तुझे एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये बात तू किसी को मत बताना। अब वीरू भाई, जिगरी दोस्त हैं हम, एक दूसरे को कुछ भी बताते हैं तो ये बातें कभी भी इधर उधर नहीं होती। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, बताओ क्या हो गया। ऐसा कहकर वीरू उसे पूरी बात बता देता है और चला जाता है। उसके बाद सुशील अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना मैं भी इस मौके का फायदा उठा लूं, एक बार जाकर अपनी पत्नी को इस बारे में बता देता हूँ। अब सुशील अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है, देख माया, मैं तुझे एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये बात तो किसी से मत कहना, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है, इसलिए ये राज बनकर ही रहना चाहिए। इस तरह सुबह होते ही माया अपनी सहेली को यही कहती है और देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब हीरालाल और उसकी पत्नी पेड़ के पीछे छुपकर उस पंछी का इंतजार करने लग जाती है। जैसे ही वो पंछी आता है, आम खाता है और उसे उड़ने लगता है तो हीरालाल उसकी पूंछ पकड़कर लटक जाता है। उसके पैरों में उसकी पत्नी विनीता लटक जाती है। विनीता के पैरों में उसका पति वीर लटक जाता है। वीरू के पैरों में उसका दोस्त सुशील के पैरों में उसकी पत्नी माया लटक जाती है। और इसी तरह एक एक करके पूरे गांव वाले एक दूसरे के पैरों में लटक जाते हैं। अब स्वर्ग का पंछी उड़ता हुआ जा रहा। स्वर्ग का रास्ता लंबा था। रास्ते में विनीता बोर होने लगी तो वो हीरालाल से बोली, अजी सुनते हैं, स्वर्ग का रास्ता तो बड़ा ही लंबा है और कितनी देर लगेगी पहुँचने में। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ ऐसे। अरे विनीता चुप रहो, अब इस स्वर्ग का रास्ता और बहुत लंबा है। वैसे भी तुम्हें ही शौक था स्वर्ग के आम खाने का, तो अब बोर तो होना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, वो बात तो आप बिल्कुल ठीक और पते की कह रहे हैं, लेकिन इस रास्ते को काटने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम लोग मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। अरे विनीता, तुम्हें हवा में अंताक्षरी खेलने की सूझ रही है, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ अंताक्षरी। लगता है ये औरत हवा के बीच में आकर पागल हो गई है। अब विनीता थोड़ी देर चुप रहती है, फिर वो हीरालाल से कहती है, अजी ये रास्ता तो बड़ा ही लंबा है, मुझे तो बड़ी बोरियत महसूस हो रही है। अच्छा, आप रास्ता काटने के लिए मुझसे बातें तो कर ही सकते हो ना, ताकि मेरा समय थोड़ा जल्दी कट जाए। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चुप रहो। इसको लगता है इस तरह हवा में उड़कर दूसरे लोक में जाना आसान होता है। अच्छा तो ठीक है, यही बता दीजिए कि स्वर्ग के आम आखिर कितने बड़े होते हैं। बहुत बड़े थे विनीता, बहुत बड़े थे, बहुत ज्यादा बड़े थे। कितने बड़े? अजी ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छे से बताइए ना, कितने बड़े होते हैं। अब हीरालाल ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा, ये औरत ऐसा नहीं समझेगी, हाथ से इशारा करके बताता हूँ, इतने बड़े थे। हीरालाल के हाथ फैलाते ही पंछी की पूंछ हीरालाल के हाथों से छूट गई और हीरालाल के साथ साथ विनीता और सभी गांव वाले भी जंगल में आकर थप्प से गिर पड़े। अब विनीता बोली, आपने उसकी पूंछ के छोड़ दी। अच्छा भला हम स्वर्ग के पास पहुंच गए थे,
अभी तक तो मैं स्वर्ग के आमों के मजे ले रही होती, लेकिन आपने सब गुड़ गोबर कर दिया। आप मेरे बेवकूफ पति हैं। अच्छा, मैंने सब गुड़ गोबर कर दिया। तुम्हें तो जानना था ना कि स्वर्ग के आम कितने बड़े होते हैं। तो लो, अब जान लो, इतने बड़े बड़े होते हैं। और हाँ, अपने इन गांव वाले को भी बताना कि स्वर्ग के आम कितने बड़े होते हैं। सभी के सभी चले गए स्वर्ग के आम खाने के लिए। खा लो अब स्वर्ग के आम। ऐसा कहकर हीरालाल वहाँ से चला गया और सभी लोग स्वर्ग के आम के बारे में बातें करने लगे और बेचारी विनीता पछताते हुए अपने मन में सोचने लगी, हाय राम रे, काश मैंने अपनी सहेली को स्वर्ग के आमों के बारे में ना बताया होता तो शायद मैं स्वर्ग के आम खा लेती। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। दोस्तों, क्या आपने भी कभी इधर की बातें उधर की है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी ही कहानियों की अपडेट्स आते रहें।